देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में दोस्तों हमने बताया एकदम आसान तरीके से यहाँ पर हमने बताया था कि अगर द्रव्यमानों के बीच की दूरी ऐसे 3 गुनी या फिर 2 गुनी कुछ भी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो 3 गुना कह रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9 और इसी को बटे में कर देंगे 1/9 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 1/9। कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर 2 गुना दिया रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और इसको क्या कर देंगे बटे में कर देंगे 1/4। इसी प्रकार आपको करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गठीबन क्लासेस पर। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम यहाँ पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल प्लस अदर क्वेश्चंस भी इसमें रखे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.024 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो इसको दोस्तों काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। 0.024 में सार्थक अंकों की संख्या ये तीनों ले लेते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये दोनों अंक ही हमारे लिए जाएंगे, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो है ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगी। तो आपको 2 यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है गोले की त्रिज्या में मापन में, गोले की त्रिज्या की मापन में, तो मान लीजिए त्रिज्या हमारी आर है, तो मापन में क्या हुआ, डेल आर अपॉन आर इंटू 100 हमारा क्या है 1% की त्रुटि आ गई। 1% की त्रुटि आ गई तो इसके आयतन में गणना में त्रुटि क्या होगी, यानी कि जो है डेल वी अपॉन बी इंटू 100 का मान क्या होगा, इसको बताना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ से जब हम इसको जो है अवकलन या जो भी कह लीजिए यहाँ पर करेंगे तो इसको आगे हम लिख सकते हैं डेल बी अपॉन बी इंटू 100 बराबर लिख सकते हैं। ये इतना जो दोस्तों कांस्टेंट है इसको नहीं लेते हैं, घात को आगे कर देते हैं, बराबर में घात को आगे करेंगे और यहाँ पर इंटू में क्या लिख देंगे, डेल आर अपॉन का आर इंटू 100, डेल आर अपॉन आर का जो है 100 और यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर इतने का मान क्या है दोस्तों 1% है, तो यहाँ पर एक लिख लीजिए और इसको जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 3% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किसी भी नहीं कराए, तो इसको आप देख लीजिएगा, जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार आप कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण। तो दोस्तों जो है समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, यानी कि हमारा जो वेक्टर वाला फार्मूला होता है दोस्तों आर स्क्वायर बराबर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य, यानी हमारा यह परिणामी होता है तो ये हमारा शून्य हो गया, ये हमारा शून्य हो गया। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण यानी कि इसका मान पूछा है और देखिए समान वेक्टर हैं यानी कि F1 और F2 बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम F1 मान लेते हैं दोनों हैं, तो 2F1 स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर भी 2F1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, हमने इसको इधर कर दिया तो माइनस का 2F1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला कट गया तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमारा 1 बचा, यहाँ पर हमारा 1 बचा है। अब इसको आगे करेंगे, देखिए क्या है 1 बराबर माइनस का कॉस थीटा, 1 बराबर माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं और लिखते हैं 1 बराबर माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा को जो इधर करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे तो ये माइनस का 1 किस में होता है दोस्तों, ये -1 कॉस थीटा में किस में होता है 180 डिग्री में, किस में 180 डिग्री में, यानी कि थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण हो। तो दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं इसलिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं।
दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण। तो वहाँ पर दोस्तों जो अगर आप देखेंगे जो परिणामी आर स्क्वायर था वो हमारा कब जो है कह रहा है कब जो है अधिकतम होगा, इसको आपको बताना है। तो वहाँ पर देखिए हमने जब कॉस 180 डिग्री रखा तो वहाँ पर कितना कम आ रहा था, कितना कम, यानी कि इधर का मान अगर माइनस का आ गया तो ये दोनों जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस मतलब मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो मान कम हो जाएगा। और वहीं बात कर लें अगर हमारा जो आर स्क्वायर था यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉस जो है यहाँ पर क्या कर दे 0, तो यहाँ पर कॉस 0 बराबर 1 होता है। और पहले से ही यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों जुड़ रहे थे और ये भी हमारा अब जुड़ जाएगा, यानी कि मान जो है कॉस 0 पर जो है बहुत अधिक होगा, यानी कि 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर बताएं कि आया या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए जब विराम अवस्था से कोई वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है तो क्या होगा, u बराबर हमारा 0 हो जाएगा, इसको सबसे पहले। फिर उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए a बराबर हमारा 5 मिल गया और हमारा क्या कह रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी, यानी कि b का मान हमारा 50 दे दिया। तो अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v का मान हमारा कितना है, v का मान हमारा 50 है, तो यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 50 गुणे 50। u का मान हमारा 0 तो ये ख़त्म, हम लिखेंगे 2 इंटू a का मान हमारा 5 दिया है तो 5, यस का मान हमारा चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, चली गई दूरी हमें निकालना ही है तो यस लिख लेंगे। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो हमारा 10 आएगा और इसको जब काट देंगे 2 पंचे 10, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 250 मीटर। 50 गुणे 5 जो है कितना हो जाएगा दोस्तों 250, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है तुला निम्न में से किस प्रकार का उत्तोलक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है ट्रिक पहले से ही बताई हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। का सभी बच्चे मुझे लगता है जानते होंगे, और नहीं जानते तो एक बार मैराथन क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो केमिस्ट्री की 100 क्वेश्चन की मैराथन थी उसमें हमने साफ साफ बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तुला जो हो जाएगा प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा दुकानदार से। एक बार देख लीजिएगा, ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी अगर नए बच्चे हों तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो ये भी दोस्तों उसमें बताया गया है। इसकी ट्रिक जो है लंबी है थोड़ा, और तुरंत आपको याद भी हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर आप वीडियो वाली देख लेंगे मैराथन क्लास फिजिक्स की, वो भी टॉप 100 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर यांत्रिक लाभ जो है सदैव 1 से कम किस में होता है दोस्तों, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में होता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है 0.10 किलो किग्रा जो है द्रव्यमान की गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विराम अवस्था में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसका फार्मूला है, कार्य हमारा जो होता है गतिज ऊर्जा के भी बराबर होता है, इसको आपको याद रखना है। कार्य जो है गतिज ऊर्जा के भी बराबर हो जाता है, और कार्य हमें निकालना है तो सिंपल सा 1/2, यम का मान 0.10 दिया है, वी का मान हमारा 400 यानी कि 400 गुणे 400। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। अब इसको जब गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा 4 दूनी 8000 हो जाएगा। 0.10 इंटू ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 80,000। तो 80,000 में 0.10 से गुणा कराएंगे तो बचेगा कितना 8,000। 8,000 जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये वाला समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में दोस्तों हमने बताया एकदम आसान तरीके से, यहाँ पर हमने बताया था कि अगर द्रव्यमानों के बीच की दूरी ऐसे 3 गुनी या फिर 2 गुनी कुछ भी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो 3 गुना कह रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9, और इसी को बटे में कर देंगे 1/9 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 1/9। कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 गुना दिया रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और इसको
क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे 1/4। इसी प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर 3 गुनी हमने किया था, तो 3 त्रिक का 9 और बटे में कर देंगे 1/9, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्या किया है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन दे दिया है। तो जो है यदि उनके बीच की दूरी 4 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए ये भी एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, 4 गुना क्या होता है, 4 गुना हमने किया तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और इसको कर देंगे 1/16। ये क्या कर रहे थे, 1/16 इसी प्रकार दे रहे थे। अब गुरुत्वाकर्षण 8 न्यूटन जो है यहाँ पर दिया है, तो सिंपल सा ऊपर 1/16 गुणे यहाँ पर 8 कर देंगे, बस इतना आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण अगर दे दिया यहाँ पर तो गुणे में वही कर दीजिए, क्या है, गुणे में वही कर दीजिए। 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1/2, 1/2 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है यदि दो द्रव्य, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चंस अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो गारंटी है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समान त्रिज्या वाली लोहे की भी गेंद है और लकड़ी की भी जो है, लकड़ी की भी एक गेंद है, उसको h ऊंचाई से निर्वात में, यानी कि निर्वात जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर जो है वो कितने समय में जो है जल्दी कौन पहुँचेगा या फिर धीमा कौन पहुंचेगा। तो इसको बच्चे जो है सभी गलत करते हैं अधिकतर, अगर नहीं पढ़े तो गलत कर देते हैं कि लोहे की गेंद क्या करते हैं, लोहे की अगर गेंद है तो बहुत तेज़ जाएगी निर्वात में, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर निर्वात है दोस्तों और समान त्रिज्या की हैं तो लोहे की जो गेंद जितनी दूरी जाएगी जितने समय में, उतनी ही दूरी लकड़ी की भी दूरी जो है, लकड़ी भी जो है वही दूरी तय करेगी और उतने ही समय में जितने की लोहे वाले ने की थी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः समान। इसको सभी बच्चे असमान लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। इनके पृथ्वी पर जो पहुंचने के समय होंगे दोस्तों पूर्णतः समान, ये भी उतनी दूरी उतने ही समय में तय करेगी जितनी कि ये वाली। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं गलत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या आर हो, तब उसके गुरुत्व त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात। तो दोस्तों इसका जो है एक फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में बहुत बार संबंध पूछा गया है। तो फार्मूला होता है G बराबर Gm/r² होता है, इसको आपको याद कर लेना है। कभी कभी संबंध भी पूछ लेता है, तो ये संबंध आपको याद रखना है, और इससे अब ये वाला आसानी से निकल सकता है। कैसे, देखिए किसका अनुपात पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ये है ही और गुरुत्वीय नियतांक ये जी है, तो यहाँ पर जी कर लेंगे, इसको यहाँ पर भेज दिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा m/r², m/r² जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि m/r² कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो है आपको याद रखना है, ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान Ge और क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक Gm है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक जो है हमारा Ge, यानी कि ये कभी आपको याद रखना है, कभी बदलता नहीं है किसी भी जगह पर। तो गुरुत्वीय नियतांक जो चंद्रमा पर है वही पृथ्वी पर भी रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी कि बराबर रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय नियतांक जो है किसी भी ग्रह के लिए बदलता नहीं है, उसका मान हमेशा सब जगह समान होता है, इसको आपको याद रख लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को, यहाँ पर नाव हो जाएगा, नाव से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल। तो दोस्तों देखिए इसको मैं कंफ्यूज था अभी बहुत देर तक कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई कि यहाँ पर तालाब में अगर तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऊपर उठेगा या नीचे गिर जाएगा, पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा पत्थर रखा है, पत्थर को नाव से तालाब में गिरा दिया। अब हमने क्या किया, पत्थर को जब नाव में गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, क्या किया, नीचे गिरा दिया, तो तालाब में जल का तर नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरा दिया तो नीचे गिर जाएगा। इसी से आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है किसी वस्तु के द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो। इसको तो बताया ही,
बताया है कि आपको तैरने के लिए जितना आपका भार है उतना ही पानी आपको हटाना पड़ेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब, इसको भी पता है दोस्तों। यहाँ पर डी घनत्व वाले एच जो है जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब क्या हो जाएगा, एच डी जी के तुल्य हो जाएगा। एच डी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तुल्य यहाँ पर बराबर यानी कि याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं हमारी, वो केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बनती हैं। इसको आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग दी है जिसकी तरंग दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर। तरंग दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर यानी कि लैम्डा का मान 30 और इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। और क्या कह रहा है, वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, बी का मान 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब क्या कह रहा है, आवृत्ति, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, बी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। बी बराबर होता है एन लैम्डा। हमें आवृत्ति याद करनी है यानी कि एन बराबर वी अपॉन का लैम्डा। और बी हमारा दिया है 3 और लैम्डा हमारा दिया है 30 × 10⁻²। तो यहाँ पर इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा, इसको देखिए इसको काट देंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए ये 10 है 1/10 और इसको ऊपर हमने भेज दिया तो गुणे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/10। आज इसने सबको जो है अपनी औकात बता दी ही नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये भी आंसर मिल सकता है तो आपको इसको भी याद रखना है, इनमें से कोई नहीं। इसको सभी बच्चे हल्के में लेते हैं। आज इसने अपनी औकात याद दिला दी, आज इसने सबको जो है अपनी औकात बता दी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है प्रयोगशाला में एक लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड जो है गति कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होंगी। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। इसको आपको याद रखना है। प्रयोगशाला में अगर 30 दोलन प्रति सेकंड जो है कोई लोलक गति कर रहा है तो उससे उत्पन्न जो तरंग होगी ध्वनि तरंग होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी होती है। तो दोस्तों देखिए चाहे यहाँ पर श्रृंगों कहता है या फिर गर्तों कहता है, मध्य की दूरी का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर चाहे गर्तों भी दिया होता तब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर गर्तों भी दिया होता तो हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है पी संयोजी मिलाने पर निम्न में से किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंच संयोजी मिलाने पर निम्न में से किस प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा एन प्रकार के, एन प्रकार के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहा है आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत करेंगे। आणविक गति की ऊर्जा जो होती है वो हमारी ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बॉयल के नियम में नियत रहता है। तो दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा है बॉयल का नियम वाला कि P जो होता है P प्रोपोर्शनल B होता है, सॉरी P प्रोपोर्शनल होता है 1/B के। तो हमारा क्या होता है, ये इधर आ जाता है PB बराबर, ये हमारा कांस्टेंट बन जाता है यानी कि K, और PB बराबर K यानी कि PB हमारा क्या है, नियतांक है। PB हमारा नियतांक यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक पिंड का तापमान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है, सेल्सियस से सदैव अधिक। यहाँ पर सेल्सियस से सदैव अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कह रहा है एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं में 4:5 का अनुपात है उनके द्रव्यमान में अनुपात। तो दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था, ऊष्माधारिता जो होती है Q वो जो है बराबर होती है m × s × ∆T। तो यहाँ पर द्रव्यमान में अनुपात पूछ रहा है तो इसको हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान और ऊष्माधारिता सिर्फ लेंगे तो यहाँ पर हमारा Q1/Q2 जो है वो दिया है कितना, 4:5 यानी कि 4/5 हो जाएगा। और उसी प्रकार हमारा यम भी तो हो जाएगा यानी कि समानुपाती है, तो ये भी हमारा समान में ही होगा यानी कि m1/m2। तो m1/m2 भी इसी के बराबर होगा यानी कि 4:5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, यानी कि 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने फिजिक्स का कंप्लीट करा दिए। तो जो भी बच्चे नए जुड़े थे या फिर जो भी बच्चे पुराने हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, केमिस्ट्री वाले। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर सवाल आ गया है दोस्तों, और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक दवा है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम किस पर? क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए कह रहा है एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम जो प्राप्त किया जाता है पिघले लवण के विद्युत अपघटन से। पिघले लवण के विद्युत अपघटन से एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं एल्यूमिना से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी परमाणु के यम कोश में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा उपकोष जो होता है KLMN। के में हमारा यस जो है उपकोष होता है, यल में जो होता है S, P उपकोष होता है, यम में क्या होता है SP और D भी होता है, और यन में क्या होता है SPDF, यानी कि चारों होते हैं। तो हमसे पूछा क्या था? KLMN आपको याद रखना है। तो यम उपकोष में पूछा था, तो यानी कि यम उपकोष में हमारा SPD आ रहा है। SPD क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा SP D। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। KLMN आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्न में से अधिकतम अणु किसमें है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अणु सबसे ज़्यादा यहाँ पर 10 ग्राम हाइड्रोजन में है। 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। तो दोस्तों अगर किसी जो है परमाणु क्रमांक किसी तत्व का 7 है, तो उसके वर्ग में जो होंगे उसके भी अंतिम कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस में है। देखिए इसको तोड़ेंगे 19 को, तो 2, 8, 8, 1 में जाएगा। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, या तो गलत हो जाएगा। 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 7, यानी कि 2, 8, 10, 7, 15 हो गया। यानी कि अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 15 वाला जो 15 वाला परमाणु क्रमांक है वो हमारा इसमें रासायनिक गुणों में समानता दिखाएगा। तो यहाँ पर 15 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कह रहा है निम्न में से कौन डाइऑक्साइड है? दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे आपको वैसे ही दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा सोडियम परऑक्साइड है, ये भी बेरियम परऑक्साइड, ये भी हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिर्फ यहाँ पर हमारा लेड जो है ऑक्साइड कह लीजिए, या फिर लेड डाई ऑक्साइड भी यही कहलाता है, या फिर लेड प्लम्बिक ऑक्साइड भी यही कहलाता है। तो PbO2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यता होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो विद्युत संयोजी होता है ये हमारा सहसंयोजी से बहुत हार्ड होता है, यानी कि इसका जो गलनांक है वो भी उच्च होता है और जो क्वथनांक है वो भी उच्च ही होता है। इसको आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कृत्रिम रेशम निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम जो रेशम है वो हमारा सेलुलोज के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कह रहा है ठंडे जल से क्रिया कर C2H2 को क्या कहते हैं दोस्तों? C2H2 क्या कहलाता है हमारा? C2H2 क्या कहलाता है? एथाइन कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये हमारा H और ये हमारा H। तो इसी से पूछ रहा है कि ठंडे जल से जब ये क्रिया कर लेगा तो कौन सा पदार्थ बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को कह रहा है 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कौन सा जो है पदार्थ यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हमारा एथिलीन जो होता है प्राप्त होता है दोस्तों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
देखिए नाखून पालिश परिमार्जक, यहाँ पर जो आप नाखून पालिश लगाते हैं, सॉरी आप नहीं, अरे जो भी वो लगाते होंगे, कौन सी दिक्कत है। परिमार्जक जो है रिमूवर में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, आप जो नाखून पालिश मतलब आप ही लगाते हैं, यानी कि एसीटोन जो है यहाँ पर जो होता है उपस्थित होता है नाखून पालिश में, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कह रहा है नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों स्याही से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, स्याही से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर नीली काली स्याही जो है इसमें निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलिक अम्ल। गैलिक अम्ल जो होता है दोस्तों नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का जो है प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट यानी कि जब हम बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने रहते हैं तो क्या होता है कि मंत्री लोग क्या रहते हैं, डेरान रहते हैं। क्या रहते हैं, डेरान रहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। और जब पहन लेते हैं तो रेयान हो जाते हैं। क्या बात है, क्या कह दिया, क्या शायरी है और क्या बनाया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट अगर नहीं पहने रहते हैं तो डेरान रहते हैं, और जब पहन लेते हैं तो रेयान हो जाते हैं। वाह, मज़ा आया ना, मज़ा आया होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। रासायनिक रूप से साबुन होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि रासायनिक रूप से साबुन क्या होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षार होते हैं। क्षार हमारा जो यहाँ पर होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कह रहा है थर्मोप्लास्टिक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर क्या है, वो हमारा क्या क्या है यहाँ पर, पॉलीथीन भी है, पीबीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया था थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो यहाँ पर ये तीनों हैं। पॉलीस्टाइरिन भी यहाँ पर है, यानी कि ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पर। सैपोनिफिकेशन एक अभिक्रिया है। तो दोस्तों सा से आपको याद रखना है, सा अगर आ गया तो सा से आप मिला दीजिए। सैपोनिफिकेशन जो है साबुन बनाने की अभिक्रिया है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भी, क्योंकि फिनॉल से जहाँ पर पूछ रहा है विस्फोटक का नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। शायद इसको हम पहले भी बताए थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। टीएनजी का फुल फॉर्म। देखिए हमने पहले एक क्लास में बताया था टीएनटी का फुल फॉर्म। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या बताया था, ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसको हमने बताया था ट्राई नाइट्रोटालुइन, और यहीं पर टीएनजी पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोटालुइन यहाँ पर था, और जब टीएनजी हो जाएगा तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्न में से मानव निर्मित जो है कृत्रिम रेशा है। तो स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गोंद का प्रयोग करते हैं। गोंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। स्याही, देखिए हमने स्याही से बताया था, और स्याही के हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह रहा है स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं अगर उसमें 2 ऑप्शन दिया रहता है तो लगभग वही हमारा आंसर हो जाता है। इसको मैं जो है एक तरीके से बता रहा हूँ, आप उसी को मत मार दीजिएगा। फिलहाल अगर नहीं आ रहा है आपको तो इसी प्रकार अगर दिया है तो ऐसा ही कीजिएगा। बोरिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। साबुन बनाने में तेल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो तेल के साथ हमारा क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों,
तेल के साथ हमारा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का प्रयोग कर हम साबुन बनाते हैं। तेल प्लस NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। और इस प्रक्रिया को भी पूछता है, साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। शुद्ध क्लोरोफॉर्म दोस्तों यानी कि क्लोरोफॉर्म जिससे जो हम बेहोश हो जाते हैं, जो रुमाल में रखकर हमें सूंघा देते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर नहीं मतलब नीचे ही रहते हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं। तो कह रहा है शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या हमारा हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो हृदय पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। खनिज से प्राप्त एक औषधि है, ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। खनिज से जो प्राप्त औषधि होती है वो काकोलीन होती है। काकोलीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा अलग लग रहा है तो इससे आपको याद भी हो जाएगा, काकोलीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कह रहा है स्याही में फिनॉल। तो दोस्तों देखिए, हमने एक पहले भी ट्रिक बताई थी कि अगर आपके जो है विकल्प में एक से ज़्यादा, अगर विकल्प मतलब एक ही जो विकल्प में ज़्यादा बहुत बड़ा हो, ये पहला नंबर, इसको मैंने बताया था, अगर बड़ा हो तो वही हमारा लगभग आंसर ही होता है। और यहाँ पर देखिए दो एक प्रकार से आंसर दे रहा है। स्याही में फफूंद नहीं लगने देता, प्लस में स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता। तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों आपको यही टिक लगाना है इतने बड़े क्वेश्चन को ही, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें दे रही हैं और इसके आने के भी चांसेस जो हैं, विकल्प के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, तो इसको आपको इसी तरह से टिक लगाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।